नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आर.के। काजल, आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर्वाइव करना किसी युद्ध से कम नहीं है। ऑफिस पॉलिटिक्स, कंपटीशन और बॉस का प्रेशर, हर कोई इसी चक्रव्यूह में फंसा है। बिल्कुल सही आर.के। और अक्सर हमें लगता है कि काश हमारे पास कोई ऐसा मेंटोर होता जो हमें बताता कि इस युद्ध को जीतना कैसे है। तो दोस्तों, घबराइए नहीं। आज हम भारत के सबसे बड़े रणनीतिकार, स्ट्रैटेजिस्ट आचार्य चाणक्य को आपके बोर्डरूम में लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम डिकोड करेंगे राधाकृष्णन पिल्लई की मास्टरपीस कॉर्पोरेट चाणक्य। ये किताब बताती है कि कैसे 2000 साल पुरानी चाणक्य नीति आज के मॉडर्न बिजनेस, मैनेजमेंट और लीडरशिप में 100% लागू होती है। इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि एक बॉस और एक लीडर में क्या फर्क है, चाणक्य के अनुसार एम्प्लॉइज को कैसे मैनेज करें, और सबसे जरूरी, ऑफिस की राजनीति का शिकार बनने के बजाय उसके खिलाड़ी कैसे बने। अगर आप अपने करियर की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं या अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए एक ट्रेनिंग मैनुअल है। चलिए चाणक्य की नजर से बिजनेस करना सीखते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। तो आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरेंगे जो है तो हजारों साल पुराना, लेकिन जिसकी गूंज, जिसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। बिल्कुल आज के कॉर्पोरेट बोर्डरूम तक में हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय विचारक चाणक्य की और उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र में दिए गए सिद्धांतों की। हमारे पास जो स्रोत है वो इन्हीं प्राचीन सूत्रों को आज के बिजनेस और मैनेजमेंट की भाषा में समझने की एक कोशिश है। हाँ, और हमारा मकसद भी यही है, ये समझना कि क्या चाणक्य की रणनीतियां आज के सीईओ, मैनेजर या फिर किसी उद्यमी के लिए वाकई कोई मायने रखती हैं? क्या इन सदियों पुराने विचारों में आज की जो जटिल व्यावसायिक समस्याएं हैं उनका कोई हल छिपा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि हम सिर्फ फलसफे की बात नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिद्धांत तो सीधे सीधे लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, फाइनेंस, इन सब व्यावहारिक पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। तो फिर शुरुआत सबसे जरूरी चीज से ही करते हैं, लीडरशिप। चाणक्य के अनुसार एक सफल लीडर के पास या संगठन के पास 4 तरह की शक्ति होनी चाहिए। पहली है बौद्धिक शक्ति, मतलब ज्ञान की ताकत। दूसरी जनशक्ति, यानी आपकी टीम, आपके लोग। और तीसरी वित्तीय शक्ति, मतलब पैसा। ये तीनों तो आज भी हमें समझ में आती है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। लेकिन जो चौथी शक्ति है जिसे चाणक्य सबसे ऊपर रखते हैं, वो आज के दौर में शायद थोड़ी चौंकाने वाली है। कौन सी? वो है उत्साह और मनोबल की शक्ति, मोटिवेशन की ताकत। हाँ, ये बात मुझे भी बहुत दिलचस्प लगी। आज की डेटा ड्रिवन दुनिया में हम हमेशा या तो पैसे को या फिर लोगों की संख्या को सबसे ऊपर रखते हैं। बिल्कुल। मनोबल या मोटिवेशन को एक सॉफ्ट स्किल मानकर अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन चाणक्य का तर्क तो बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं कि अगर एक लीडर के पास उत्साह है, मनोबल ऊंचा है, तो वो बाकी तीनों शक्तियों को हासिल कर सकता है, ज्ञान भी, लोग भी और पैसा भी। और यही चाणक्य का शायद सबसे बड़ा सबक है। सोचिए, एक स्टार्टअप है, पैसा कम है, लेकिन टीम में एक जुनून है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी कंपनी है, पैसा बेशुमार है, लेकिन कर्मचारी बस 9 से 5 की नौकरी कर रहे। तो लंबे समय में कौन जीतेगा? चाणक्य का दाव तो उस जुनूनी टीम पर है। ये आज के एम्प्लॉय एंगेजमेंट और मोटिवेशनल लीडरशिप के सिद्धांतों से सीधे सीधे जोड़ता है। अच्छा, लीडरशिप पर एक और बात जिसने मुझे थोड़ा हैरान किया, वो थी गोपनीयता पर उनका जोर। हाँ, आज तो हम रेडिकल ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं कि सब कुछ खुला होना चाहिए, लेकिन चाणक्य चेतावनी देते हैं कि एक लीडर जितने ज्यादा लोगों को कोई राज बताता है, वो उतने ही लोगों का चापलूस बन जाता है। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं? पारदर्शिता भी और गोपनीयता भी? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं पर चाणक्य की सोच की गहराई पता चलती है। वो एक ही सांस में 2 बिल्कुल अलग बातें कह रहे हैं। अच्छा। एक तरफ वो कहते हैं कि रणनीति को गुप्त रखो, लेकिन दूसरी ही तरफ वो ओपन डोर पॉलिसी के, मतलब खुली नीति के सबसे बड़े पैरोकार हैं। हाँ, स्रोत में साफ साफ लिखा है कि लीडर को हर कर्मचारी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। बिल्कुल। ताकि उसे बिचौलियों, मतलब मिडिल मैनेजरों से गलत जानकारी ना मिले। किसी को भी अपने काम के लिए लीडर से मिलने से रोका नहीं जाना चाहिए। तो संतुलन का राज ये समझने में है कि क्या गुप्त रखना है और क्या खुला। मतलब ये कि संगठन की भविष्य की रणनीतियां, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या किसी कंपनी के अधिग्रहण की योजना है,
ये सब गुप्त रहना चाहिए। हम्म। ये रणनीतिक गोपनीयता है। ठीक है। लेकिन कर्मचारियों की समस्याएं, उनके सुझाव, रोजमर्रा के काम में आने वाली दिक्कतें, इन सब के लिए दरवाजे हमेशा खुले होने चाहिए। ये ऑपरेशनल पारदर्शिता है। वाह, मतलब रणनीति को तिजोरी में बंद रखें लेकिन अपने लोगों से दिल का रिश्ता बनाए रखें। बिल्कुल सही। तो एक लीडर में ये सारे गुण होने चाहिए, लेकिन एक अकेला लीडर क्या करेगा? उसे एक मजबूत संगठन की भी तो जरूरत होती है। हाँ, एक मजबूत ढांचे की। और इस बारे में भी चाणक्य ने 7 स्तंभों का एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क दिया है। और ये फ्रेमवर्क आज भी किसी भी बिजनेस के लिए एक शानदार चेकलिस्ट का काम कर सकता है। हाँ, पहला स्तंभ है राजा, यानी लीडर, सीईओ। ये वो है जो दिशा दिखाता है। और उस दिशा में संगठन को चलाने के लिए दूसरा स्तंभ है मंत्री, यानी मैनेजर। अगर सीईओ विजन सेट करता है तो मैनेजर्स ये पक्का करते हैं कि रोज का काम उसी विजन की तरफ बढ़ रहा है या नहीं। सही बात है। तीसरा स्तंभ है राष्ट्र, जिसे हम आज के संदर्भ में आपका बाजार या आपके ग्राहक कह सकते हैं, जिनके बिना तो कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। बिल्कुल। चौथा स्तंभ है किलाबंद नगर, यानी आपका मुख्यालय, आपका हेडक्वार्टर। ये मुझे बहुत रोचक लगा। ये सिर्फ एक ऑफिस की बिल्डिंग नहीं है, ये आपका कंट्रोल टावर है, नर्व सेंटर है। हाँ, जहाँ से सारी योजनाएं बनती हैं। और इस किले को चलाने के लिए 5वां स्तंभ क्या है? राजकोष, मतलब फाइनेंस। पैसा, किसी भी बिजनेस की लाइफलाइन। बिल्कुल। और छठा स्तंभ है सेना, यानी आपके सारे कर्मचारी, सीईओ से लेकर ट्रेनी तक। हाँ, हर कोई इस सेना का हिस्सा है जो संगठन के लक्ष्यों के लिए लड़ती है। और 7वां और आखिरी स्तंभ है मित्र, यानी आपके सहयोगी और पार्टनर। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि ये कितना समग्र दृष्टिकोण है, कितना होलिस्टिक है। हाँ, ये सिर्फ मुनाफे पर ध्यान नहीं देता, ये तो पूरे इकोसिस्टम को एक साथ देख रहा है। और ये मित्र का स्तंभ, ये आज के दौर में जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यहाँ तक कि आपके वेंडर्स के महत्व को भी दिखाता है। एक अच्छा सप्लायर भी तो आपका मित्र ही है। सही बात है। इसीलिए ये ढांचा आज भी इतना प्रासंगिक है, क्योंकि ये संगठन के हर जरूरी पहलू को कवर करता है, अंदरूनी भी और बाहरी भी। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद हर मैनेजर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है, लोगों को मैनेज कैसे किया जाए। और यहाँ पर चाणक्य की वो 4 नीतियां, साम, दाम, दंड और भेद, बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ, तो पहली है साम, यानी परामर्श। मतलब सबसे पहले कर्मचारी से बात करो, उसे समझाओ, उसकी बात सुनो। एक अच्छा मैनेजर हमेशा पहले ये समझने की कोशिश करता है कि समस्या की जड़ क्या है। हो सकता है उसे सही ट्रेनिंग ना मिली हो या घर पर कोई परेशानी हो। और अगर सिर्फ समझाने से काम ना बने तो दूसरी नीति है दाम, यानी पुरस्कार, वेतन, इंसेंटिव, बोनस या फिर प्रमोशन। स्रोत साफ कहता है कि ये वो मूल कारक हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अच्छे लोग संगठन में टिके रहें। और अगर इनाम देने के बाद भी कोई सुधार ना हो, तब आती है तीसरी और सबसे विवादास्पद नीति, दंड, सजा। नियमों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान। स्रोत में एक बहुत सटीक उदाहरण भी है। हाँ, कि अगर कोई अकाउंटेंट रोज का हिसाब किताब नहीं देता है तो उस पर 200 पौंड का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। क्या? आज के वर्क कल्चर में जहाँ हम सहानुभूति और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की बात करते हैं, वहाँ सजा जैसा शब्द ही बहुत कठोर लगता है ना? बिल्कुल। क्या सजा देने से कर्मचारी का प्रदर्शन सुधरेगा या उसका मनोबल और गिर जाएगा? ये तो हर मैनेजर के लिए एक दुविधा है। एक तरफ आप एक सकारात्मक माहौल बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप अनुशासनहीनता को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। शायद दंड का मतलब सिर्फ जुर्माना या नौकरी से निकालना नहीं है। तो फिर क्या है? क्या इसे हम आज के दौर में अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही के फ्रेमवर्क में नहीं देख सकते? अच्छा, कैसे? जैसे अगर कोई सेल्स टारगेट बार बार मिस कर रहा है तो उसे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान पर डालना भी तो एक तरह का दंड ही है, जहां नतीजे ना देने के परिणाम तय होते हैं। ये एक बहुत अच्छा नजरिया है। मतलब दंड का मतलब अपमानित करना नहीं है, बल्कि ये साफ करना है कि हर एक्शन का एक नतीजा होता है। हाँ, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और अगर कुछ भी काम ना करे, तब चाणक्य आखिरी उपाय बताते हैं, भेद, विभाजन। कर्मचारी को टीम से अलग कर देना, ट्रांसफर कर देना या फिर आखिर में नौकरी से निकाल देना। तो ये असल में एक एस्केलेशन मैट्रिक्स है जो आज भी इस्तेमाल होता है। पहले कोचिंग, फिर इंसेंटिव, फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई और अंत में अलगाव। बिल्कुल। अब बात करते हैं प्रतिस्पर्धा और रणनीति की। अपने प्रतिद्वंदियों से कैसे निपटा जाए?
इस मामले में चाणक्य की सोच बहुत ही व्यावहारिक है। वो कहते हैं कि बाजार में कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कुछ चीजों का विश्लेषण बहुत जरूरी है। जैसे कि सही जगह, सही समय, उस पर कितना खर्च आएगा और उसे कितना मुनाफा होगा, और आने वाली संभावित समस्याएं भी। हाँ, उनका अनुमान लगाने पर भी वो जोर देते हैं। ये तो हजारों साल पहले का स्वॉट एनालिसिस या प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी स्टडी जैसा लगता है ही। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके हर अच्छे बुरे पहलू का आकलन कर लो। लेकिन इससे भी गहरी एक बात है जो चाणक्य कहते हैं। वो कहते हैं कि अपने दुश्मन से नफरत मत करो, बल्कि उसका आदर करो। हाँ, युद्ध या प्रतिस्पर्धा, वो कहते हैं, नफरत से नहीं बल्कि शांत दिमाग से लड़नी चाहिए। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। मतलब बिजनेस में जहाँ इतनी गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, वहाँ अपने कॉम्पिटिटर का सम्मान कैसे किया जा सकता है? देखिए, सम्मान का मतलब उसकी तारीफ करना नहीं है। अच्छा। सम्मान का मतलब है उसकी ताकत और कमजोरियों को बिना किसी भावना के बिल्कुल ठंडे दिमाग से समझना। स्रोत में साफ लिखा है कि सबसे अच्छी रणनीति वही बना पाते हैं जो शांत रहते हैं, क्योंकि नफरत और गुस्सा आपके फैसले लेने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। बिल्कुल। जब आप अपने प्रतियोगी से नफरत करते हैं तो आप उसे कम आंकने की गलती कर सकते हैं या फिर कोई जल्दबाजी में भावनात्मक फैसला ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने कॉम्पिटिटर के हर कदम पर नजर रखो, उसकी रणनीति को समझो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उसे कोई बैर मत रखो। आपका लक्ष्य उसे खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे रणनीतिक रूप से मात देना है। एकदम सही। ये आज की बिजनेस गेम थ्योरी से सीधा जुड़ता है। कभी कभी आपका सबसे बड़ा प्रतियोगी ही आपका सबसे अच्छा सहयोगी भी बन सकता है, जिसे कोऑप्टिशन कहते हैं। हाँ, और ये तभी संभव है जब आप भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ रणनीति पर ध्यान दें। तो कुल मिलाकर ये तो साफ है कि चाणक्य के सिद्धांत सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर नहीं रह गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे आज भी लीडरशिप के लिए, संगठन बनाने के लिए, टीम को प्रेरित करने के लिए एक मजबूत और कालातीत ढांचा प्रदान करते हैं। हाँ, अर्थशास्त्र जैसी प्राचीन रचनाएं हमें मैनेजमेंट के उन मूल सिद्धांतों की याद दिलाती हैं जो किसी भी दौर के फैशनेबल ट्रेंड्स या मैनेजमेंट के नए नए शब्दों से कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये हमें मानव स्वभाव, शक्ति और संगठन की उस बुनियादी समझ की ओर वापस ले जाते हैं जो कभी नहीं बदलती। स्रोत में चाणक्य का एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्र है। कौन सा? धन ही धन का सितारा होता है। इसका मतलब है कि भाग्य या ज्योतिष पर निर्भर रहने के बजाय लगातार सही दिशा में प्रयास करने पर ध्यान देना चाहिए। उनका मानना था कि धन वो हमेशा योग्य व्यक्ति को ढूंढ ही लेता है। और ये बात आज की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है ना? बिल्कुल। आज हम डेटा एनालिटिक्स और प्रिडिक्टिव मॉडल्स के जरिए भविष्य का, मतलब अपने सितारों का एक तरह से सटीक अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या सफलता आज भी सिर्फ अथक प्रयास और सही कर्म करने पर निर्भर है, या फिर बेहतर डेटा के जरिए सही सितारों का अनुमान लगाने पर? ये सोचने वाली बात। तो दोस्तों, ये थी कॉर्पोरेट चाणक्य की वो रणनीतियां जो साबित करती हैं कि समय बदल गया है, लेकिन इंसान और बिजनेस के नियम आज भी वही हैं। चाणक्य कहते हैं, एक राजा, लीडर की ताकत उसकी अपनी भुजाओं में नहीं बल्कि उसकी सलाहकारों की टीम में होती है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप ऑफिस में सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे बल्कि चाणक्य की तरह दिमाग से खेलेंगे। अगर आज आपको मैनेजमेंट का नया गुरु मंत्र मिला है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपनी लीडरशिप क्वालिटी साबित करें। इस वीडियो को अपने कलीग्स, टीम मेंबर्स और यहाँ तक कि अपने बॉस के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और अब आज का वो सवाल जो ये तय करेगा कि आप किस तरह के लीडर हैं। चाणक्य कठोर भी थे और दयालु भी। तो हमारा सवाल आपसे ये है, और इसका जवाब आपको बहुत ईमानदारी से एक लीडर की तरह सोचकर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। चाणक्य नीति के अनुसार एक अच्छे लीडर को कैसा होना चाहिए? कठोर और डराने वाला ताकि काम समय पर हो, या दोस्त जैसा और मिलनसार ताकि टीम खुश रहे? आज के जमाने में कौन सा तरीका ज्यादा काम करता है और क्यों? सख्त बॉस या फ्रेंडली बॉस? अपना मैनेजमेंट स्टाइल कमेंट में बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आर.के और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे बिजनेस और लाइफ के नए लेसन के साथ। तब तक के लिए रणनीति बनाइए और राज कीजिए। धन्यवाद।